80% आप बच्चों के साथ फ्रेंडशिप रखिए, 20% पेरेंट बन के रहिए। अभी होता उल्टा है, अभी 80% पेरेंट होते हैं, 20% शायद कभी कभार। हमारी यंग जनरेशन जो अभी जेन जी के नाम से जानी जा रही है, जो यंग जनरेशन है, इतने ज़्यादा प्रेजेंट में है कि वो सारी चीज़ें सिर्फ एट अ मोमेंट के लिए करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपसे रिलेशनशिप की बात की, उनके लिए सिर्फ अभी का मोमेंट है, दे डोंट सी फ्यूचर, बट उन्हें इस मोमेंट पे वो सारी चीज़ें चाहिए जो एक रिलेशनशिप में होती हैं, और वो कहीं ना कहीं उनके इमोशंस को इम्पैक्ट कर रहा है कि वो आगे फिर चाहते नहीं है कि हमें रिलेशनशिप नहीं चाहिए, बिकॉज वो सब कुछ तो कर चुके हैं, वो सब कुछ हो चुका है उनके पहले वाले फेजेस में। टिल यू आर ए फिजिकल एंटिटी, ये प्रॉब्लम होगी। अब जब उनका टाइम आया है शादी करने का या टू गेट मैरिड, तो तब उन्हें कोई एज सच उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है कि हमें कैसा पार्टनर चाहिए। फिजिकल मैटर में एक मोमेंट्री प्लेजर्स चाहिए उसको, अच्छा खा लिया, फिजिकल रिलेशनशिप कर लिया, किसी को प्यार कर लिया फिजिकल मैटर में, उसके बाद में क्या? इट इज़ नॉट परमानेंट। यू हैव टू गो बियॉन्ड फिजिकल मैटर, यू हैव टू गो बियॉन्ड फिजिकल एग्जिस्टेंस। व्हेन यू गो टू ए सोल एग्जिस्टेंस, एटर्नल है, वैसी रहेगी। आप डेली बेसिस पर जो आपके पास जितना है उसको आप एंजॉय कीजिए। फोकस पैसे पे नहीं, फोकस जीने पे होना चाहिए, फोकस खुशियों पे होना चाहिए। इवन आई बिलीव दैट यंगर जनरेशन इज ऑलरेडी स्पिरिचुअल। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका और आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और एक और बेहतरीन पॉडकास्ट। मेरा फेवरेट टॉपिक है एंड आई एम वेरी श्योर आप में से बहुतों का ये फेवरेट टॉपिक होगा, क्योंकि ये पूरा पॉडकास्ट बिल्कुल और पूरे तरीके से यूथ के लिए है, और जितने भी यंग ऑडियंस हमें देख रही है, जितने भी यंग माइंड्स हमें देख रहे हैं, ये उनके लिए है। आज हम जो बातचीत करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल या रिलीजियस नहीं होने वाली है, जो आप यूजुअली स्पीकिंग ट्री पर देखते हैं। लेकिन आज स्पीकिंग ट्री थोड़ा सा कुछ अलग आपके लिए लेकर आया है, क्योंकि आज हम बात करेंगे यंग माइंड्स और उनकी एनर्जीज पर। व्हाट ऑल वी थिंक कि सिचुएशंस हमारी कैसी चल रही हैं। जेन जी की बात करते हैं, 90s के किड्स की बात होती है, लेकिन कभी भी जो माइंड में प्रेशर्स हैं उनकी कभी बात नहीं की जाती। जो आप सोचते हैं, जो आपकी थिंकिंग है या जो आपकी थिंकिंग एबिलिटी है, उस पर कभी बात नहीं की जाती। स्पिरिचुअलिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्यों ज़रूरी होती है, आज इसके सभी आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। साथ ही हम ये भी बात करेंगे द आर्ट ऑफ लेटिंग गो क्या होता है। किताबें आपने बहुत पढ़ी होंगी कि रिलेशनशिप, दिल टूट गया तो आर्ट ऑफ लेटिंग गो का कॉन्सेप्ट अपना लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये क्या होता है आज हम जानेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। गुरु माँ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और सदगुरु रमेश जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री में। थैंक यू वेरी मच। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, एंड स्पेशली ऑन दीज टॉपिक्स, क्योंकि हम शायद बाहर ये टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं बट अपने पेरेंट्स से नहीं कर पाते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हम ये टॉपिक्स डिस्कस नहीं कर पाते हैं। हमको लगता है कि आज वी आर फॉर्चुनेट एनफ टू इंटरेक्ट विद यू। आई एम With the वेरी youth. हैप्पी टू हियर दैट, थैंक यू Because सो he, मच। if he gets any youngster, कोई भी यंगस्टर मिलते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। गुरुजी चलो अब हमारी सब्जेक्ट बहुत अच्छा समझेंगे ये लोग। हमको लगता है कि हमारी एज ग्रुप से हम बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, तो यही तो हो रहा है गुरुजी। यही तो हो रहा है। Very true. क्योंकि व्हाट आई थिंक ऑन अ सीरियस नोट, जो आजकल यंग माइंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज लोगों की तरह सोचने लग गए हैं, और जो ओल्ड एज पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा यंग माइंड्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इट्स अ वाइस वर्सा थिंग। और जब हम यंग माइंड्स की बात करते ऐसा हैं, ऐसा ऐसा लगता है आपको? इट्स नॉट फॉर यू। बट व्हाट आई थिंक इज कि मेरी जो जनरेशन है या हम जो मेरा फ्रेंड सर्कल है और बहुत सारे यंग माइंड्स जो हमें देख रहे हैं इस टाइम, वो इससे रिलेट कर पाएंगे कि जब हम बात करते हैं आपस में तो हम बहुत टायर्ड बातें करते हैं, हम बहुत ऐसी बातें करते हैं कि हम बहुत थक गए हैं लाइफ से और बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटेड हैं। हम कभी बहुत रेयर मोमेंट्स होते हैं जब हम बहुत खुश होकर अपने दोस्त को बता रहे हैं, यार आज ये हुआ मेरे साथ।
तो हमेशा हम बताते हैं यार काम है, नहीं है टाइम, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ट्रू। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि जो यंग माइंड्स में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी इन्वॉल्व हो गई है आज के टाइम में, हाउ टू हैंडल दिस, हम इससे बाहर कैसे आ सकते हैं? पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि ये नेगेटिविटी आपको बहुत लो पुल करती है और आपके एस्पिरेशंस को फुलफिल करने में बिगेस्ट ऑब्स्टेकल है। जी हमारे एस्पिरेशंस तो बहुत हैं, यंगस्टर्स के, यंग माइंड्स के एस्पिरेशंस बहुत हैं, जी और हम ये भी मानते हैं कि जो पोटेंशियल यंगस्टर्स में है वो एल्डर्स में नहीं है। दिस जनरेशन हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल। इनको ये पता नहीं है कि हमारी पोटेंशियल को हम कैसे इन्वोक करें, कहाँ चैनलाइज करें। कैसे Yes. चैनलाइज करें। तो ये अगर हम समझ जाते हैं कि इसको चैनलाइज कैसे करना है, इसको डायरेक्शन कैसे देना है, रिलैक्स रहते हुए भी ग्रोथ कैसे करना है, यस कंटेंटेड लाइफ जीते हुए भी हम प्रोग्रेस कैसे करें। ये देखिए दो ऑपोजिट चीज़ें हैं, जी। कंटेंटमेंट एंड प्रोग्रेशन। यस तो हम लोगों को कहते हैं कि बी कंटेंट विथ व्हाट यू हैव एंड क्रेव फॉर मोर। बी कंटेंट विथ व्हाट यू हैव, क्रेव फॉर मोर। जी ग्रोथ का ये बहुत बड़ा सीक्रेट है ये, बिकॉज अनलेस यू आर हैप्पी विथ व्हाट यू हैव यू कैन नॉट ग्रो। यस आप ग्रोथ सेटिस्फाइड रहोगे ना। एग्जैक्टली। यस आपको ग्रोथ नहीं करना है, उससे सेटिस्फाई नहीं होना है। नहीं, मुझे ग्रोथ करना है, आई वांट टू बी ग्रोथ ओरिएंटेड, बट बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव सो दैट यू कैन एंजॉय व्हाट यू हैव। यस एंड व्हेन यू एंजॉय व्हाट यू हैव, माइंड विल बी पीसफुल, एंड ए पीसफुल माइंड इज पावरफुल माइंड। जी So you have to get rid of negativity, and there is no reason for negativity. Negativity is only an imaginary thought. It has no relevance to reality. जी So why imagine something which has no base for reality? तो अगर पॉजिटिव माइंड हम रखेंगे, हम पीसफुल माइंड रखेंगे थ्रू मेडिटेशन, थ्रू एक्सेप्टेंस, थ्रू ड्रॉपिंग एक्सपेक्टेशंस, लेट गो let go attitude, and live life on a daily basis. लिव इन प्रेजेंट। Exactly. Yeah. Live in the present while trying to progress in the future. Nothing wrong. It is not wrong to think about future कि हमको भविष्य के बारे में सोचना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। बट आज की जिंदगी तो जियो और फिर कल हम भविष्य के बारे में भी सोचो। जी ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। जी गुरुमा, लेकिन अगर जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव की बात कर रहे हैं जैसे, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस जनरेशन में हैं जो पॉजिटिव रहने की बहुत कोशिश करते हैं। वो मंदिर जाएंगे, वो सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, अपने काम में प्रॉपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन अट्रैक्ट हमेशा नेगेटिविटी को कर लेते हैं। तो वो चीज़ को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? एक्चुअली देखो कि हमारा माइंड जन्मों जन्मों से नेगेटिव को ही अट्रैक्ट हुआ है, तो उसको चेंज होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। और पूजा पाठ करने से भी नेगेटिविटी ख़त्म नहीं होती है, वो खाली कुछ मिनट्स, कुछ घंटों का ही है दिन भर में। मतलब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे बस। हाँ, बस थोड़ा सा पावर दे रहे हैं ना पॉजिटिविटी का, और नेगेटिविटी को तो दिन भर पावर दे रहे हैं आप। तो वो कैसे पॉसिबल है उसको ख़त्म करने का? तो ये कॉन्शियस एफर्ट कि नेगेटिव नहीं सोचना, और बेस्ट है कि जब भी नेगेटिव कुछ आए माइंड में, ये बेस्ट सोल्यूशन है कि हम पॉजिटिव थॉट दे दो एक, नहीं ऐसा नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा। अगर हमारे माइंड में कुछ आ रहा है, बच्चा अच्छा नहीं पढ़ेगा या मेरा काम अच्छा नहीं होगा, तो यू हैव टू कट दैट थॉट उसी वक्त और अच्छा थॉट दो, नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, अच्छा होगा, तो नेगेटिविटी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। ओके, बट गुरुमा एज यू सेड कि ये बहुत जन्मों जन्मों से चला आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? माइंड का जैसे ग्रेविटी है जी, वो नीचे गिरता है, कोई भी चीज़ हम ऊपर डालें वो ऊपर नहीं जा सकता, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी फोर्स नीचे गिरता है। तो वैसे ही माइंड का नेचर है नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करना, या नेगेटिविटी माइंड को अट्रैक्ट करती है। मतलब नेगेटिविटी इज द ग्रेविटी। अर्थ में ग्रेविटी है। आप कोई भी चीज ऊपर फेंकोगे नीचे आएगी, तो नीचे आएगा, क्योंकि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है। नेगेटिविटी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर द माइंड। वो माइंड को नीचे खींचता है, उसकी नेचर है। नेगेटिविटी की नेचर है माइंड को नीचे खींचना, माइंड की नेचर है उस ग्रेविटी के फोर्स से अट्रैक्ट होना। अब अर्थ में भी ग्रेविटी है, लेकिन जब हेलीकॉप्टर उड़ता है और एक जगह खड़ा हुआ है हेलीकॉप्टर उड़ते हुए, वो नीचे क्यों नहीं गिरता है?
हेलीकॉप्टर नीचे नहीं गिरता है, ऊपर खड़ा रहता है, क्योंकि उसका एक रोटर ब्लेड है जो कंटिन्यूस चलता रहता है, विच इज अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। उसका फोर्स यस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट होता है, तो वो ऊपर टिका हुआ रहता है। वैसे ही माइंड का अगर पॉजिटिव फोर्स नेगेटिव फोर्स से ज़्यादा होगा तो वो नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिविटी तरफ गिरेगा नहीं, वो उड़ा हुआ रहेगा, ऊपर उठा हुआ रहेगा जी। दूसरा एक बड़ा एस्पेक्ट है कि माइंड नेगेटिव क्यों होता है, उसका रीज़न है नॉन एक्सेप्टेंस। जैसे जैसे एक्सेप्टेंस बढ़ता है लाइफ में, एक्सेप्ट द पीपल द वे दे आर, accept the way you are, accept the situation the way situation is, accept the family the way family is, accept the traffic jam the way it is, accept the government the way it is, accept the way you look, accept everything in life, फिर नेगेटिविटी का रोल ही नहीं रहेगा। नॉन एक्सेप्टेंस इज द बिगेस्ट कॉज फॉर नेगेटिविटी। हम कहीं ना कहीं सदगुरु हमेशा ना चेंज करने में लगे रहते हैं, करेक्ट, और हम उसको बेटरमेंट का नाम देते हैं कि हम चीज़ें बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम ना एक्सेप्टेंस को पीछे छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली, बेटरमेंट इज नॉट ए प्रॉब्लम, बेटरमेंट होना चाहिए। वी हैव सो मच पोटेंशियल कि हम हर फील्ड में इम्प्रूव कर सकते हैं। हम बेटरमेंट की तरफ जाना चाहिए, नहीं तो हम स्टेल हो जाएंगे। लेकिन जैसे हैं जो है हमारे पास में, उसको एक्सेप्ट करते हुए बेटरमेंट की तरफ जाना चाहिए। वो बेस बन जाता है, हमारा एक्सेप्टेंस बेस बन जाता है बेटरमेंट के लिए। राइट। अगर बेस ही अच्छा नहीं है, अगर रनवे अच्छा नहीं है, तो प्लेन लैंड नहीं करेगा उस पर, नहीं करेगा, उससे प्लेन टेक ऑफ भी नहीं कर पाएगा। तो ये अच्छा रनवे एक्सेप्टेंस का है। मेक एक्सेप्टेंस एज ए गुड रनवे एंड देन let the plane take off to higher levels. Yes. Let the plane of personality take off to higher levels. Yes. But acceptance का रनवे होना चाहिए अच्छा। ये दो कॉम्बिनेशन डेडली होता है। राइट। गुरु माँ, सदगुरु हम हमेशा बात करते हैं, मतलब मैंने हमेशा अपनी फैमिली में यही सुना है कि जैसी संगत होगी वैसे ही तुम्हारे कर्म होंगे, तुम वैसे ही बनते जाओगे जैसे तुम अपने फ्रेंड्स रखोगे। Correct. और ये बहुत सारे लोगों ने सुना होगा जो मुझसे रिलेट कर पाएंगे। तो क्या ऐसा सच में होता है? क्या एनर्जीज आपकी रिफ्लेक्ट करती हैं? ये डिपेंड करता है कि आप कितने वीक माइंडेड है, कितने स्ट्रांग माइंडेड है। ओके। आप इन्फ्लुएंस ही क्यों होते हो? आप इन्फ्लुएंसर क्यों नहीं होते हो? अगर दूसरे लोग आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो आप भी तो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो जी। जनरली जैसी संगत होगी वैसा ही हमारा व्यवहार होगा, वैसी हमारी सोच होगी जनरली। बट ये कोई कंपल्शन नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप अंदर से स्ट्रांग हो तो आप अपनी संगत को भी ठीक कर सकते हो, अपनी संगत को भी आप अच्छे थॉट्स दे सकते हो। लेकिन जब तक वो माइंडसेट ना बने, इतना स्ट्रांग माइंड ना बने, तब तक हमको अपने आप को गार्ड करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट प्लांट करती है ट्रीज, सैपलिंग्स प्लांट करती है, तो जब सैपलिंग प्लांट होता है तो उसको एक गार्ड लगाया जाता है कि कोई उसमें जानवर उसको तोड़ न दे, खा न ले, ना हो जाए। हाँ, तो गार्ड लगाया जाता है। जैसे वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ट्री होता है, तो गार्ड निकाल दिया जाता है, अब उसको ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप वीक माइंडेड हो, आप बहुत इजीली इन्फ्लुएंस होने वाले माइंड हो, तो आपको अच्छी कंपनी में उठना बैठना चाहिए, पॉजिटिव लोगों के बीच में उठना बैठना चाहिए। और जैसे जैसे आप स्ट्रांग होते जाओ, फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप किस कंपनी में हो। एक गुरु के 2 शिष्य थे, तो एक बार एक गुरु ने कहा कि तुम उन बदमाश लोगों के बीच में जाओ, और दूसरे शिष्य को कहा तुम इन अच्छे लोगों के बीच में जाओ, बदमाश लोगों के बीच में मत जाना। तो तीसरा शिष्य आया, गुरुजी आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि एक को बोल रहे हो कि तुम खराब कंपनी में जाओ, एक को कह रहे हो कि अच्छी कंपनी में जाओ। तो कहा कि ये जो मेरा शिष्य है ये इन्फ्लुएंसर है, ये लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस करता है, इसलिए मैंने कहा कि खराब लोगों के बीच में जाओ। और ये जो शिष्य ये इन्फ्लुएंस होता है, तो इसलिए कहा कि इसको तुम अच्छे लोगों के बीच में जाओ। लेकिन सदगुरु आप ये मानेंगे कि आजकल हर कोई सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर ही बना हुआ है, सब इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन कहीं ना कहीं जो पर्सनल लाइफ है उनकी वो बहुत अलग है।
कैमरे पे जो लाइफ है वो अलग बहुत है different और है। वो दिखाते भी बहुत अलग है, ग्लैमरस बिल्कुल दिखाते हैं, और उसके पीछे जो लाइफ है वो बहुत डिप्रेस्ड, स्ट्रेसफुल एब्सोल्युटली। और बहुत ही अजीब है, मतलब बिल्कुल 360 शिफ्ट है दोनों में। तो वो जो डबल फेस्ड लाइफ आजकल यंगस्टर्स जी रहे हैं, लॉन्ग टर्म में ये कैसे इफेक्ट करेगा गुरुमा? इनको मेंटर चाहिए जो इनकी पोटेंशियल को इन्वोक कर बाहर निकाल करके शाइन करवाए। बिना मेंटर के हम लाइफ में अपने आप में कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी इंटेलेक्ट लिमिटेड है, हमारा एक्सपोजर लिमिटेड। हम सोचते हैं कि हम बहुत एक्सपोज्ड हैं, यस, लेकिन पर्सनल लेवल पर आपको पता नहीं है कि आप में क्या फ्लॉज है, कौन से फ्लॉज है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। जैसे एक स्वॉट एनालिसिस होता है बिजनेस में, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स। तो वैसे हमको हमारे पर्सनल लेवल पर भी पता होना चाहिए कि मेरी वीकनेस क्या है। हमारे पास तो ऐसे लोग आए हुए हैं जो साइकियाट्रिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, हज़ारों लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकाला और वो डिप्रेशन में चले गए। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि ये इंसान हज़ारों लोगों को इसने ठीक किया। बट हाउ इज दैट पॉसिबल? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से गोल्ड मेडल मिला है उसे, और वो डिप्रेशन में 2 साल से। उसकी बेटी हमारे पास उसको लेकर के आई, उसने बताया पूरा। एक थॉट, केवल एक थॉट उसके माइंड में ऐसा गया जिससे वो डिप्रेशन में चला गया। अब वो क्या थॉट है आपको पता है? उसने कहीं सुन लिया, कहीं पढ़ लिया कि जब आप दूसरों के प्रारब्ध कर्म ठीक करते हो तो वो आपको झेलने पड़ते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए, तो उसके माइंड में ये बैठ गया कि मैंने हज़ारों लोगों के डिप्रेशन ठीक किए, तो कहीं ना कहीं उनका डिप्रेशन मेरे अंदर आएगा, और वो डिप्रेशन में चला गया। मैंने उसको एक दूसरा थॉट दिया। मैंने कहा आपने हज़ारों लोगों की डिप्रेशन ठीक किया, आपने उनको बाहर निकाला, उनको जॉयफुली जीने का एक तरीका बताया। उन हज़ारों लोगों की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है, जो आपकी लाइफ को बहुत जॉयफुल करने वाली है। आप उसको रोक रहे हो। खाली आप अपने डोर्स और विंडोज ओपन कर दीजिए, आपकी लाइफ में इतना जॉय आएगा, क्योंकि हज़ारों लोगों की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। और आप बिलीव नहीं करोगे, आधे घंटे में वो जो डिप्रेशन से बाहर निकला, हंसने लग गया, रोने लग गया। बस आधे घंटे में। वाओ। 2-3 साल से एंटी डिप्रेसेंट्स खा रहा था, गले लगा, पाँव पड़ा, वो रोने लग गया। उसकी बेटी सरप्राइज हो गई, बोली दिस इज कॉल्ड रियल एनलाइटनमेंट। नो, एक थॉट से डिप्रेशन में गया। क्योंकि थॉट से ही सबको ठीक कर रहा है वो। हाँ? वो तो सिर्फ थॉट से ही ठीक कर रहा है ना। हमारे पास कई डिप्रेशन पेशेंट्स आए हुए हैं जो डिप्रेशन में थे। एक सत्संग, 2 सत्संग के बाद में घर गए, एंटी डिप्रेसेंट्स गोलियां उठाई, दवाइयां उठाई और कचरे के डब्बे में डाल दिया उन्होंने, एंड दे आर आउट ऑफ डिप्रेशन। 5-5 साल, 10-10 साल के डिप्रेशन केसेस। उनको मेंटर नहीं था, उनको किसी ने बताया नहीं, गाइडेंस प्रॉपर नहीं थी, अपने आप में ही सोच रहे थे। तो उनको जैसे थोड़ी गाइडेंस मिली, थोड़ा आत्मविश्वास मिला, दे आर आउट ऑफ इट एंड दे आर लिविंग जॉयफुल लाइफ। तो हमको एक तो कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल गुरु, हमको वहाँ एंकरिंग करनी चाहिए, कहीं ना कहीं एक मेंटर, अच्छा मेंटर। बट जो आप कह रहे हो यंगस्टर्स के बारे में जी, कि कैमरा में तो दिखते एक है और पीछे अलग है, मुझे कहने में शर्म आती है, लेकिन आज बहुत से साधु संत, महात्मा, गुरुज भी डिप्रेशन में दिखते कुछ हैं, अंदर कुछ हैं, क्योंकि वो जो कहते हैं वो एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। वो खाली कहने के लिए कहते हैं। उन्होंने किताबें पढ़ ली, शास्त्र पढ़ लिए, शास्त्रों के श्लोक कोट कर दिए, इंप्रेशन क्रिएट हो गया, भीड़ क्रिएट हो गई, लेकिन अंदर में वो स्थित नहीं है। हम लोगों को शास्त्रों का कोई नॉलेज नहीं है। हमने कोई शास्त्र नहीं पढ़े। वेद कितने होते हैं, गीता क्या होती है, भागवत क्या होता है, हमको पता नहीं है। जब हम हमारे गुरु के पास गए थे तो गुरु ने हमको कहा, हम लोग देखते थे हमारे गुरु के पास कई लोग आते थे जो शास्त्र पढ़े हुए हैं, श्लोक ऐसे फट 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 बोलते हैं। हमको लगता था कि स्वामी जी आपके पास इतने सब पढ़े लिखे आए हुए हैं और हमको कुछ भी पता नहीं है, तो हमको भी पढ़ना चाहिए क्या? बोले नो, यू आर ए क्लीन स्लेट फॉर मी, आई कैन राइट वॉट एवर आई वॉन्ट टू राइट। ओह वाओ, व्हाट अ गुड पर्सपेक्टिव। नो, कितना पर्सपेक्टिव, अच्छा पर्सपेक्टिव। और ये इनकी स्लेट पर इतना लिखा हुआ है कि मैं कितना भी मिटा लूं उसके ऊपर लिखूंगी तो अभी कुछ नया नहीं वो सारा मेस्ड अप हो जाएगा। मेस्ड अप हो जाएगा।
तो उन्होंने वो एडवांटेज बताया, तो हमको लगा कि हम कितने लकी हैं कि शास्त्र नहीं पढ़े, कोई ज़्यादा लोगों से इस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ. वी वेंट टू द राइट पर्सन एंड ही गेव अस द राइट गाइडेंस. और कहीं ना इसको हम बहुत नेगेटिव लेते हैं कि अगर हम किसी क्राउड में हैं, तो मैं अपनी ही अगर बात करूं और अगर मुझे किसी कंसर्न टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता और मैं वहाँ खड़ी हूँ, तो मुझे बहुत ऐसा लगेगा कि यार मुझे नहीं आता. यस, मुझे नहीं आता, मैं क्या बात करूँ, मैं क्या बोलूँ, और दे ऑल विल फील कि मैं बहुत डम हूँ और मुझे नहीं आ रहा है. और सीरियसली ये होता है, ये हम सबके साथ होता है. लेकिन ये वाली चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि यू आर इन ए बेटर स्टेट. यस, आपको पता नहीं है तो आप बेटर हो, जिनको पता है उनसे बेटर हो. वो लोग टेंशन में है, मतलब आप एब्जॉर्ब ज्यादा कर सकते हो. एग्जैक्टली एब्जॉर्ब ज्यादा कर सकते हैं. उनके माइंड में क्लटर्ड नहीं होता है. हर जगह सुनते हैं तो क्लटर हो गया, तो वो दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि राइट चीज क्या है और जो नहीं चाहिए वो क्या है, उनको पता नहीं है. यू आर इन ए बेटर स्टेट. बट बी द क्लीन स्लेट, ट्राई टू बी इंक्विजिटिव. नथिंग रॉन्ग इन नॉट नोइंग, बट ट्राई टू नो. वो अच्छा है कि हम we don't know anything and you are not inquisitive also. Yes. तब आपकी ग्रोथ रुक जाएगी. तो ट्राई कीजिए जानने की. Learning is a gradual process. Learning is a gradual process. Yes, आपको करते रहना. You should be always a learner. Try to be a learner. Yes. जिज्ञासु होना चाहिए इंसान को. जी. जिज्ञासा ही आपको आगे बढ़ाएगी. हम लोग स्पिरिचुअलिटी में जीरो थे. इनफैक्ट आई वॉज इन बिजनेस, आई वॉज इन इंडस्ट्रियलिस्ट. I had no interest in spirituality. किसी न किसी कारण से स्पिरिचुअलिटी में आए, तो यहाँ पर भी हम जिज्ञासु बन करके आए कि ये है क्या, स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये कैसे हम इसको अडॉप्ट करें लाइफ में. तब जा करके वो जिज्ञासा ने हमको बहुत कुछ जानकारी दी. जानकारी के साथ में हमने एक्सपीरियंस किया, हमने साधना की, एंड वी आर एस्टेब्लिश्ड इन दैट स्टेट विच आवर गुरु वांटेड टू बी इन. अब हम उसको शेयर कर पा रहे हैं. गुरुमा, जैसे हम बात कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स की, और जब हम यंग माइंड्स की बात कर रहे हैं, जो नए नए इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया पे, उनकी जब बात होती है, तो जब उनके पास 1000, 2000, 3000 लाइक्स कुछ आ जाते हैं, दे फील वेरी हैप्पी एंड दे फील फेमस. नो कि हाँ, हम बहुत फेमस हैं, हमारी रीच इतनी चली गई या हमारी रील इतनी चली गई, बहुत खुश होते हैं. लेकिन एट द बैक ऑफ द कैमरा वो कुछ अलग पर्सनालिटीज़ हैं, और वो पर्सनालिटीज़ कहीं ना कहीं पेरेंट्स के सामने हैं. दोनों पर्सनालिटीज़ कि सोशल मीडिया पर मेरा बच्चा कैसा है और रियल लाइफ में मेरा बच्चा कैसा है. तो इसमें पेरेंट्स का रोल कहाँ शुरू होता है कि वो कैसे बच्चे को लाइफ गाइड दें कि आपको किस पाथ पे चलना चाहिए. एक्चुअली फ्रैंकली मैं बोलूँ, आई एम नॉट इन सोशल मीडिया एट ऑल. तो ये इन्फ्लुएंसर क्या है, ये पॉडकास्ट क्या है, सर्वाइविंग. अभी जैसे तुम बोली ना कि कोई चीज में नहीं है. हाँ, लेकिन जब सुनते हैं तो अच्छा लगता है. अच्छा, ये इन्फ्लुएंसर है, बच्चे बोलते हैं या ये यंगस्टर्स बोलते हैं, इट इज देयर सब्जेक्ट. लेकिन एज पेरेंट्स वी हैव टू सपोर्ट चिल्ड्रन. बच्चों के साथ रहना है. और एज मदर मैं वो एस्पेक्ट बोल सकती हूँ, बच्चों को क्या चाहिए, थोड़ा प्यार चाहिए, थोड़ा उनका देख रेख कर लो और उनको डांटो मत. उतना मिल जाए ना तो सब खुश है. लास्ट पॉइंट हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए. बाकी सब ठीक है. और पेरेंट्स को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आज की दुनिया अलग हो गई है. और वो जो ये लोग इन्फ्लुएंसर का जो रोल प्ले कर रहे हैं, दे आर एक्टिंग फॉर दैट रोल. ये सोच लो ना कि एक्टिंग कर रहे हैं, और घर में तो नेचुरल रहेंगे ना, वो वैसे कैसे रह सकते हैं. वो फर्क पड़ गया ना. So as a parent, we have to accept them as our children only, not as an influencer. Yes. लेकिन गुरुमा, बहुत जगह ये होता है कि अगर बच्चे के व्यूज नहीं आए किसी वीडियो पे या कुछ नहीं हुआ ना, तो वो बहुत ज़्यादा अलग रिएक्ट करने लग जाते हैं. कोई होंगे जो खाना खाना छोड़ देंगे, और कुछ होंगे जो इतनी मेहनत करना शुरू कर देंगे, इतनी वीडियोस बनाना शुरू कर देंगे कि कोई तो हिट होगी. मतलब दैट इज अ पार्ट ऑफ हार्ड वर्क, बट वो ग्रेजुअल प्रोसेस है. आप एकदम से वो डिप्रेस स्टेट में जाके नहीं कर सकते हो. यंगस्टर्स को लगता है कि हर चीज ऐसे होना चाहिए, वो प्रॉब्लम है. हाँ, लेकिन क्विक चीजें चाहिए. एनीथिंग इज क्विक, शॉर्टकट्स, वेरी फास्ट. क्योंकि वो जो देख रहे हैं, जो दुनिया देख रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स और का, उनको लगता है कि उनको तो ऐसे ही मिल गई है, तो व्हाई नॉट वी. वो कंपैरिजन कर लेते हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम कि उनके कितना हार्ड वर्क है.
वो इन्फ्लुएंसर्स जो एक हाई स्टेट पे पहुंचे हैं, उनका कितना हार्ड वर्क के कारण वो वहाँ पहुंच पाए, वैसे ही ये हो सकता है। राइट। पेरेंट्स को न्यूट्रलाइजिंग सब्जेक्ट बनना चाहिए रादर देन क्रिएटिंग मोर स्ट्रेस। हमने देखा है कि मोस्टली पेरेंट्स अपने बच्चों पर अपने एस्पिरेशंस थोपने की कोशिश करते हैं। या कि हम नहीं कर पाए अपनी लाइफ में, हाँ, तो हम ये तुम नहीं कोई कर को पाए तो क्रिकेटर तुम करो। बनाना है, कोई को हाँ। डॉक्टर बनना है। मतलब बच्चा भी पैदा हुआ उसको वो 3 इडियट्स में हुआ था ना, तू इंजीनियर बनेगा। हाँ ऐसे लग कर करके लोग अपने बच्चों को बहुत स्ट्रेस्ड टेंस्ड रखने की कोशिश कर रहे हैं, या मोटिवेट करते हैं। और हमने देखा है कि कई लोग डीमोटिवेटिंग तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। तुझसे होता नहीं है, नहीं तू 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 नहीं कर पा रहा है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे भी कई पेरेंट्स होते हैं, या तू और कर और कर और कर और ज़्यादा कर और मेहनत कर करेगा। ऑलरेडी वो स्ट्रेस्ड है, ऑलरेडी टेंशन में है, ऑलरेडी कहीं ना कहीं फेलियर या फेस किया है। तो उसको बोलिए कि कोई खास बात नहीं है, चिंता मत कर, तू बैठ, बात कर, हंसी मजाक कर, टाइम पास कर, हम है ना, हम है ना, वो सपोर्ट भी देते हैं। तो उसको रिलैक्स करने की कोशिश होनी चाहिए, न कि उसको और पुश करने की कोशिश। कई लोग मोटिवेट करने के चक्कर में स्ट्रेस और ज़्यादा देते हैं। मोटिवेट करने का तरीका अलग होना चाहिए। राइट। पहले तो उसको प्यार करो, उसको रिलैक्स करो, उसको अच्छा खिलाओ पिलाओ, उसके साथ में हंसी मजाक करो, उसका माइंड डाइवर्ट करो, फिर दूसरे तरीके से उसको मोटिवेट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये सारे बच्चे जितने भी देख रहे हैं, ये सारे पेरेंट्स को दिखाएंगे कि ऐसे करो मुझे ट्रीट अब। हमने छोटे बच्चों को तो बहुत देखा है, पेरेंट्स उनके मार्क्स के पीछे पड़े हुए हैं। पढ़ाई के पीछे तो बहुत कंपटीशन। पढ़ाई कर। अब बच्चा इतना परेशान होता है। हमारे कुछ प्रोग्राम्स है, सीक्रेट्स टू गेट आउट ऑफ द एग्जाम फियर, ऐसे वो भी और एग्जाम्स के टाइम में, और इतना सक्सेसफुल हुआ है। हम बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं हमारे। इतना प्रेशर करते हैं माँ बाप उनके ऊपर, और साइकोलॉजी नहीं समझते हैं कि एक बच्चा आधे पौन घंटे से ज़्यादा स्टडीज़ पर फोकस नहीं कर सकता। ये घंटों घंटों उसको पढ़ाना चाहते हैं, तो उसकी अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, उसकी कंसंट्रेशन लेवल कम होती जाती है। और पेरेंट्स सोचते हैं वो बढ़ रहा है। हाँ, वो पढ़ रहा है, तो पढ़ नहीं रहा है। तो हमने जब हमारा प्रोग्राम होता है, हम बोलते हैं कि चार्ट पेपर पर पूरा एक शेड्यूल करवाते हैं, शेड्यूल कराते हैं। आधे घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, 15 मिनट का ब्रेक दो उसको। वो चाहे टीवी देखे, फ़ोन देखे, खेले, कुछ भी करे, 15-20 मिनट के बाद में फिर आधे घंटे के लिए पढ़ने के लिए बोलिए। उसको एट ए स्ट्रेच 2-3 घंटे पढ़ने के लिए मत बोलिए। वो एट ए स्ट्रेच 2-3 घंटे पढ़ेगा तो भी 45 मिनट 50 मिनट से ज़्यादा उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा। सो टाइम वेस्ट भी हो जाएगा और कुछ अंदर भी नहीं जाएगा। और हमारे पास बहुत से पेरेंट्स आते हैं, गुरुजी बच्चे को आप समझाइए कई चीज़ों के लिए। हम कहते हैं बच्चा ठीक है, बच्चे को घर पर रखिए, आप आइए, आपको समझना है। तो इस सदगुरु गुरुमा, मैं आपसे ना एक चीज़ अपनी खुद की शेयर करना चाहती हूँ। मुझे ऐसी, मतलब आपने एग्ज़ाम्स की बात करी और सबसे ज़्यादा डर मुझे लगता था एग्ज़ाम्स के लिए, फ्रैंकली। तो वो थॉट मेरा वहाँ चला गया। आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं या कुछ ऐसा। You are lucky. I feel so. Yeah, your average students are the best, the better ones than the bright students. हम ना वो लास्ट वाले होते थे कि लास्ट में बस एक गो थ्रू कर लिया कॉपीज को और बस एग्जाम में बैठ गए। हम पूरा साल पढ़ने वाले नहीं थे। सारी स्कूलिंग कॉपी करके ही पास हुआ। तो उसमें सदगुरु मैं ये बता रही थी कि जब भी मार्क्स आते थे, ये चीज़ मुझे बहुत टाइम बाद रियलाइज़ हुई, और वो मुझे कहीं ना कहीं कुछ टाइम तक, मतलब जब आपका टीनेज ख़त्म हो रहा होता है तो वो मुझे हर्ट भी करती रही। और शायद ये बहुत सारे लोगों के साथ हो भी रहा होगा, जो अभी स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज में हैं या स्कूल उनका ख़त्म होने वाला है। जो मार्क्स आते थे, सपोज़ अगर मेरे 70% आए हैं तो मैंने 70% बताया घर पे, ऑफ कोर्स पेरेंट्स को पता है, लेकिन अगर वो रिलेटिव्स में बात करेंगे, अगर वो कहीं बात करेंगे तो वो बोलेंगे नहीं 95% आए, 85% आए। और मैं ही ऐसे देख रही हूँ किसके आए हैं, नहीं आए। और अगर उन्होंने बोल दिया कि 85% आया सपोज, तो मुझे ऐसे रिएक्ट करना है, ओ आई एम अ स्कॉलर नाउ, मतलब ऐसा मुझे रिएक्ट करना है। एंड
मेरे तो 70 आए हैं। तो तो अंदर तो मेरे खाता है अंदर ही, वो, हाँ मेरे अंदर ही वो चीज़ हो गिल्ट गई आएगा। कि मेरे पेरेंट्स ने ही झूठ बोला। तो ये चीज़ मुझे बाद में रियलाइज हुई कि क्या हमारे वेरी ट्रू, पेरेंट्स अशेम्ड थे हमारे जो 70% आए, यस। क्योंकि वो 70% भी आपके बच्चे की मेहनत की वजह से ही आए हैं। या पेरेंटिंग में एक रेशियो हमको लगता है कि बहुत काम करता है, 80-20 का रेशियो, विच इज़ जनरली एप्लीकेबल फॉर मेनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। 80% आप बच्चों के साथ फ्रेंडशिप रखिए, 20% पेरेंट बन के रहिए, 80% वो सब कीजिए जो बच्चे को पसंद है। उसके सब्जेक्ट में बात कीजिए, उसके साथ में खेलिए, उसके साथ में हंसी मजाक कीजिए, उसको इतना फ्रीडम दीजिए कि आपके साथ में कुछ भी शेयर कर सके, कुछ भी बात कर सके वो। अगर जब आप वो करेंगे कि 80% यू अलाइन विद द चाइल्ड, फिर 20% आपकी पेरेंटिंग वो एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी होता उल्टा है, अभी हाँ। 80% पेरेंट होते हैं, 20% शायद कभी कभार। हाँ। और बच्चे को मोटिवेट करने के लिए आज के जनरेशन जैसे जो भी यूथ है, इनमें 1000 टाइम्स मोर पोटेंशियल है उनके पेरेंट्स के कंपैरिजन में। आप उनसे गाइडेंस लीजिए कई चीज़ों के लिए, उनको एहसास दिलाइए कि दे आर ग्रोन अप। नहीं तो जैसे बच्चा बड़ा हो गया 20 साल 30 साल 40 साल, वहाँ पर भी हमने देखा कि पेरेंट बोलते हैं तुझे अक्ल नहीं है, तेरे में बात करने का तरीका नहीं है, गेस्ट आ गया तो उसको पानी पिलाना नहीं आता है, उनको प्रणाम करना नहीं आता है। सदगुरु, एक बहुत फेमस डायलॉग है जो घर में मैं तो रोज ही सुनती हूँ। बोला जाता है कि तुम जितने भी बड़े हो जाओ, हम तुम्हारे माँ बाप ही रहेंगे। ये बहुत बोला जाता वेरी है। ट्रू, ये एक बहुत कॉमन डायलॉग है। हमको एहसास दिलाना चाहिए कि बच्चे ग्रोन अप हो गए हैं। नाउ इंस्टेड ऑफ चिल्ड्रन डिपेंडिंग ऑन पेरेंट्स, पेरेंट्स को ये कराना चाहिए कि हम तुम पर डिपेंडेंट हैं। ये अगर शिफ्ट हो जाए ना, तो बच्चे इतने निखर के बाहर निकलेंगे। नॉट ओनली दे विल रेस्पेक्ट पेरेंट्स, they will bring out their best potential and become successful. बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहीं ना कहीं आ जाएंगी। Make them feel responsible, not by telling them, but by making yourself feel as if we are dependent on you. ऐसे पेरेंट्स तो कहते हैं तू इररेस्पॉन्सिबल है, हाँ, कुछ तुझे नहीं होगा जिम्मेदारी उठानी तुझसे। चाहिए, वो नहीं उठाएगा, रेबेलियस हो जाएगा। कुछ करने के लिए कहो तो रेबेलियस हो जाएगा, बट इनडायरेक्टली ऐसा एहसास दिलाइए कि हम तुझ पर डिपेंडेंट है। देख मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा है, मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, मुझे इन्वेस्ट करना है, तू गाइड कर, मुझे कुछ स्टडी करके बता, तू कुछ रिसर्च कर। हम जब ऐसे कहेंगे ना, तुझे पढ़ने के लिए कितना कंसंट्रेशन चाहिए, उसके लिए तेरे को क्या करना है, तू बता मुझे, क्योंकि तेरे पास में तो द वर्ल्ड इज एट योर फिंगर टिप्स। यस, एक्सपोजर ज्यादा है। एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। पूरे उनको एप्स पूछिए। मालूम है फोन में कौन से कैसे Exactly. यूज करना है। मेरा लड़का 10th के बोर्ड के टाइम में 2 महीने पहले उसने कहा कि आई विल नॉट राइट बोर्ड एग्जाम। ओके। मैंने पूछा क्या करोगे? हाँ। बोला मैं चौकीदार की नौकरी कर लूंगा। ही इज रेडी टू दैट एक्सटेंट। हाउ वाज योर रिएक्शन? आई सेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चौकीदार की नौकरी करने लायक नहीं है, तो बहुत कुछ करने लायक है। तो बोर्ड एग्जाम पास होने के लिए मत लिख। हैविंग कम टू दिस स्टेज यू जस्ट राइट, आई डोंट केयर कि तू पास हो या फेल हो। तू फेल होगा तो भी तू उतना ही प्यारा होगा हमारे लिए, पास होगा तो उतना प्यारा होगा। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट एनी मार्क्स कि इतने आने चाहिए उतने आने चाहिए। डोंट केयर अबाउट, यू जस्ट राइट एग्जाम्स। हैविंग कम टू दिस स्टेज कि 2 महीने के बाद एग्जाम्स है, तू एग्जाम लिख के भूल जाना, रिजल्ट भी मत देख। ही वॉज सच ए बैड स्टूडेंट लाइक मी। ही वॉज माई रिफ्लेक्शन। ओके। अब उसको हमने 2 महीने, मैंने गुरु माँ को बोला अपने दोनों एक काम करते हैं, वी हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। मैंने गुरु माँ को बोला कि आप उसके खाने पीने का ध्यान रखिएगा, Whatever he likes वो बनाओ, जो उसे पसंद है, बर्गर, पिज्जा, पास्ता। अब पेरेंट्स को हमने देखा है बच्चों को एग्जाम्स के टाइम में सादा उनके खाना। टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। सादा खाना खाना है, लेथार्जिक हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम तो जो उसको खाना है आप उसका ध्यान रख लो, बाकी मैं संभाल लूँगा। मैं उसके साथ में सुबह उठ जाता था, उसको उठाता था, बिठाता था, खिलाता था, बाहर ले जाता था, खेलता था उसके साथ में, बीच बीच में थोड़ा पढ़ा देता था। ऐसे करके हमने उसको पता ही नहीं चलने दिया। एग्ज़ाम्स हो गए, ही पास्ड अनबॉदर्ड ऑफ व्हाट मार्क्स ही गॉट। फिर इंटरमीडिएट कॉलेज में गया, वहाँ से उसने अपने आप की जिम्मेदारी लेकर के पढ़ना शुरू किया। इंटरमीडिएट के बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज किया, ही पास्ड इंजीनियरिंग, he went to an MBA college, one of the best MBA college, he did MBA,
तो वो एक ट्रांजिशन पीरियड था, हमको पता था कि इस फेज में बच्चे कई बार एक फियरफुल एंजाइटी मोड में चले जाते हैं, उनको उस समय सपोर्ट चाहिए। हमने वो सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट दिया, उसके बाद में निखर के बाहर आया। वी हैव सच ए ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद आवर चिल्ड्रन, हमारा our son, daughter-in-law, grandchildren, and our parents were staying with us. Yes. 4 generation under one roof. Wow. Can you imagine? Till date. And all of us enjoy life like, you know, like we are in a holiday. Every day. Every day, every moment. एक दूसरे को छेड़ते हैं, हंसी मजाक करते हैं, टांग खींचते हैं। मैं मेरे पिताजी को कुछ भी बोल सकता हूँ, मेरा लड़का मेरे माँ को कुछ भी बोल सकता है, टॉन्ट कर सकता है। मेरे पिताजी है, उनको नॉर्मल खाना, सब्जी फुल्का, दाल चावल वो खाते हैं, 2 दिन लूज मोशन हो जाता है। उनको रोज समोसा, कचौरी, पिज़्ज़ा, पास्ता चाहिए। एट द एज ऑफ 90, कैन यू इमेजिन? ही मोल्डेड हिमसेल्फ सो वेल विद द यंगर वंस कि वो जो खाते मैं खाऊंगा, पिज़्ज़ा खाऊंगा, पास्ता खाऊंगा। जनरेशन गैप लोग कैसे क्रिएट कर लेते हैं कि पेरेंट्स समझाते हैं बच्चों को, ये नहीं खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ये खराब है, ये खराब है। उनकी जनरेशन वही खाएगी। ऐसे करके जनरेशन गैप क्रिएट करते हैं। हम ये मानते हैं कि जनरेशन गैप को कम करने के लिए पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, न कि बच्चों की। आप उनके तरफ झुक जाइए, उनके जैसे हो जाइए, जनरेशन गैप खत्म हो जाएगा। बट सदगुरु गुरुमा, व्हाट आई फील आफ्टर ऑल दिस कन्वर्सेशन कि अगर बच्चा बड़ा हो रहा है ना, तो उसके साथ कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी बड़े हो रहे हैं। Correct. अगर हम 25 साल के हैं तो कभी हमारे पेरेंट्स का कोई 25 साल का बच्चा नहीं रहा है, उन्हें नहीं पता हाउ टू हैंडल इट। तो उनके लिए भी सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम हो रही हैं जैसे हमारे लिए हो रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं जितनी भी ऑडियंस हमें देख रही है, तो डोंट गेट इन्फ्लुएंस ब्लाइंडली। आप चीज़ों को समझो, अपनी सिचुएशंस को समझो, उसके बाद एक्ट प्रॉपरली। करेक्ट। लेकिन जब यंग माइंड्स की, यंगस्टर्स की बात आती है गुरुजी, तब एक आता है आर्ट ऑफ लेटिंग गो। वेदर इट इज़ रिलेशनशिप, वेदर इट इज़ मनी या करियर की बात हो, इन सारी चीज़ों में हम कहीं ना कहीं लेट गो करना भूल जाते हैं और पास्ट की जो हमारी क्लॉक है, हम उसी में अटके रह जाते हैं। तो उस चीज़ से हम कैसे बाहर आ सकते हैं? स्पेशली अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं, तो आज की जनरेशन, मतलब मैं बहुत सारे, जब मैं इंस्टाग्राम देखती हूं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि दिस जनरेशन इज़ फॉर ब्रोकन हार्ट्स, या ऐसी ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं। तो वो बहुत अजीब लगता है, बिकॉज वी डोंट फील लाइक दैट। एवरीवन नीड्स लव, सबको प्यार चाहिए, सबको पार्टनर चाहिए, लेकिन जब हम ये बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पास्ट में अटके हुए हैं। तो वो लेट गो वाली चीज़ कैसे आएगी टू फ्री आवर सोल्स? कहीं ना कहीं दूसरों का भी इसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जैसे फैमिली में पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, लेट गो कराने में उनकी हेल्प भी चाहिए। आप प्रेजेंट में अगर खुश रहोगे तो ऑटोमेटिकली पास्ट लेट गो हो जाएगा। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम प्रेजेंट में खुश नहीं रह पा रहे हैं। आप प्रेजेंट में अगर जीना सीखोगे, प्रेजेंट में खुश रहना सीखोगे, प्रेजेंट को ही रियलिटी मानोगे लाइफ की, क्योंकि पास्ट तो चला गया। कहा जाता है कि जो कल चला गया वो सपना था, कल जो आने वाला है वो कल्पना है, आज जो है वो अपना है। वाह। तो जो अपना है उसको क्यों ना जिए, हमको जो अपना है उसको जीना चाहिए। प्रेजेंट ही अपना है, इस पल, ये वर्तमान ही हम अपना है, क्योंकि वी कैन नॉट गो बैक इन टाइम। देयर इज नो पॉइंट होल्डिंग इट। पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है। फ्यूचर एंजाइटी क्रिएट करेगा। तो जितना प्रेजेंट में रहोगे यू विल बी मोर जॉयफुल, एंड इफ यू आर जॉयफुल इन द प्रेजेंट, योर फ्यूचर विल ऑटोमेटिकली बी जॉयफुल। यस, बिकॉज जॉयफुल बिकम्स द बेस फॉर योर फ्यूचर। दूसरा, जैसे अभी पानी का ग्लास है, मुझे दीजिए। अभी हम इस पानी के ग्लास को ऐसे होल्ड करते हैं जी। आप इसका वजन बताइए कितना है? आई डोंट नो। जो भी गैस, कुछ गैस कर सकते हैं तो 100 ग्राम होगा, 200 ग्राम होगा, 100 ग्राम्स। अभी इसको अगर मैं इसे 1 घंटे तक पकड़े रखूं तो क्या होगा? इट विल फील हैवी। कितना हैवी लगेगा? बहुत ज़्यादा, मतलब 10 kgs में। 10 kgs, वेरी ट्रू। 100 ग्राम विल अपीयर टू बी 10 kg। इसको मैं अगर 24 घंटे ऐसे रखूं तो 100 kgs। Isn't it? लेकिन इसमें मैंने 1 ड्रॉप पानी भी ऐड नहीं किया है। जस्ट बाय होल्डिंग ऑन टू इट
आई एम फीलिंग दैट हैवीनेस। यस। अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि इसे वापस उठा कर रख दो। ये लेट गो है, इसको लेट गो कहते हैं। आप जितना अपने माइंड में पास्ट को रखोगे, आपका माइंड हैवियर 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 होता Yes. जाएगा। इट विल नॉट बी एबल टू थिंक क्रिएटिवली, इट विल नॉट बी एबल टू टेक प्रॉपर डिसीशंस, इट विल नॉट बी एबल टू लिव प्रेजेंट लाइफ जॉयफुली, and you will be missing your bright future. So it is better to let go. हाँ, इतना पास्ट से हम ये सीख सकते हैं कि कुछ गलतियां की है वो हम लेसन लेकर के रिपीट ना करें, बट डोंट ट्राई टू होल्ड ऑन टू द पास्ट, ड्रॉप इट एंड मूव फॉरवर्ड। यस। यही तरीका होना चाहिए जीवन जीने का। बट गुरुमा सदगुरु हमेशा से ना मतलब आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी, जो मैंने नोटिस किया है मैं वो बता रही हूँ। जो हमारी यंग जनरेशन जो अभी जेन जी के नाम से जानी जा रही है, जो यंग जनरेशन है, जब आपने प्रेजेंट की बात की तो इतने ज़्यादा प्रेजेंट में हैं अभी कि मैं सरकास्टिकली ये बोल रही हूँ कि ये इतने ज़्यादा प्रेजेंट में हैं कि वो सारी चीज़ें सिर्फ एट अ मोमेंट के लिए करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपसे रिलेशनशिप की बात की, उनके लिए सिर्फ अभी का मोमेंट है, दे डोंट सी फ्यूचर, बट उन्हें इस मोमेंट पे वो सारी चीज़ें चाहिए जो एक रिलेशनशिप में होती हैं। और वो कहीं ना कहीं उनके इमोशंस को इम्पैक्ट कर रहा है कि वो आगे फिर चाहते नहीं है कि हमें रिलेशनशिप नहीं चाहिए, बिकॉज वो सब कुछ तो कर चुके हैं, वो सब कुछ हो चुका है उनके पहले वाले फेजेस में जिसमें वो पार्टनर ढूंढ रहे थे। वो इतने ज़्यादा क्यूरियस थे पार्टनरशिप में कि अब जब उनका टाइम आया है शादी करने का या टू गेट मैरिड, तो तब उन्हें कोई एज सच उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है कि हमें कैसा पार्टनर चाहिए, हमें क्या चाहिए, क्योंकि इतना एक्सप्लोजर उन्हें ऑलरेडी मिल गया है। और ये सारी चीज़ें शायद लिव इन रिलेशनशिप्स और कैजुअल डेटिंग एप्स, इन सब से कहीं ना कहीं आ रही हैं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ये चीज़ें तो ग्रो होने वाली है ना। देयर इज़ नो सैचुरेशन फॉर लव, देयर इज़ नो सैचुरेशन फॉर इमोशंस। हम सोचते हैं कि हमने सेटिस्फाई कर लिया है अपने इमोशंस को और दे हैव रीच्ड ए सैचुरेशन लेवल विच इज़ रॉन्ग। हमारी शादी को 45 इयर्स हो गए हैं and we still feel every day, I can tell you, we both of us feel that today is the first day of our marriage. Seriously, ask her. Every day. Everything is new again. Guruma, is he pressurizing you? No. No way. वो तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ये जो स्टेट है इसमें हर दिन नया दिन लगता है। If you have that love factor, yeah, and factor of compassion, then you will feel that every day your emotions are improving, your emotions are becoming healthy, you are becoming a new person, every day you are becoming a new person. हम लोग डेली बैठते हैं, चाय पीते हैं, गपशप करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। मैं तो चूंकि मेरा miss each other's company, वो प्रॉब्लम है। But don't you fight? Never. Never? We fight because we don't fight. कि फाइट ही नहीं हुआ बहुत दिन से। बट ये बोला जाता है ना कि मतलब मैंने ये बहुत सुना है कि जब रिलेशनशिप में फाइट हो ना, दैट मीन्स आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। सब एब्सर्ड आइडियाज हैं। मीठे के साथ नमकीन चाहिए, कभी खुशी कभी गम चाहिए, सब एब्सर्ड आइडियाज हैं। चूंकि लोग प्यार नहीं कर पा रहे हैं, चूंकि हार्मनी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी वीकनेसेस को, फ्लॉस को जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग फाइट नहीं करते हैं, फ्रिक्शन नहीं करते हैं। फ्रिक्शन के पॉइंट्स हो सकते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस अलग होगी, सोच अलग है हमारी। तो हाउ यू सेटल इट आउट? वी जस्ट सेटल इट आउट, वी टॉक इट आउट। कम्युनिकेशन इज द की। या ईदर शी लीव्स ऑन मी और आई डिसाइड टू लीव ऑन हर। जो मेरा एरिया है, आप वी कैन डिस्कस, वी हैव वैरायटी ऑफ वरीड ऑप्शंस अवेलेबल। उनके आइडियाज़ अलग हो सकते हैं, मेरे अलग हो सकते हैं। तो अगर मेरे वर्क स्फीयर में कुछ इनकी आइडियाज़ है, शी में कंट्रीब्यूट कि ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, बट शी लीव्स द डिसीजन ऑन मी। वैसे ही हम उनके एरियाज़ में हम वैसे ही करते हैं कि अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे कर लेते हैं, फिर के बाद में हम छोड़ देते हैं। So who compromises more? ऐसा कुछ नहीं है। There is I think it's a give and take policy. हम कॉम्प्रोमाइज करते ही नहीं है।
क्योंकि अगेन हमेशा यही बोला जाता है, मैरिज इज ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइजेस, यू हैव टू मेक कॉम्प्रोमाइजेस। ये बहुत गलत स्टेटमेंट है। ये यही हमें सिखाया जा रहा है कॉम्प्रोमाइज शायद। उसको कहते हैं जहां पर फोर्सिबली आपको कोई चीज एक्सेप्ट करनी होती है, राइट? कॉम्प्रोमाइज उसी को कहते हैं ना। जी। यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट बट यू आर फोर्स टू एक्सेप्ट, उसी को कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। जी। अगर आप प्यार करोगे किसी से तो कॉम्प्रोमाइज शब्द आपकी डिक्शनरी में होगा ही नहीं। यू लव द सोल एंड you want the soul to be happy all the time. Likewise, when the other person also loves this soul and the other person also wants this soul to be happy all the time, there is no question of compromise. हम कभी सोचते ही नहीं कि हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया, हमने आज तक बात ही नहीं की। न मैंने कहा कि मैंने इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया, न गुरु माँ ने कहा कि मैंने इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया, बिकॉज वी एन्जॉयड एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, वी लव्ड ईच अदर। जहाँ लव है वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ की बात ही नहीं आती है। जहाँ लव फैक्टर नहीं है वहीं कॉम्प्रोमाइज़ की बात आती है। कॉम्प्रोमाइज इज ए प्रेशर। जहाँ लव है वहाँ लेट गो भी है, वहाँ लेट गो भी है। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है लाइफ में जो हमको पसंद नहीं होती है, लेकिन जब प्यार होता है तो लेट गो भी हो जाता है। यस, इट्स ए वेरी गुड पॉइंट। तो वो शायद फिर कॉम्प्रोमाइज का ही तो पार्ट हुआ। बट यहाँ ये एक लव फैक्टर के कारण हम उसको कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं, लेकिन इट डजंट गिव यू दैट फील ऑफ यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग, यू आर गिविंग सेटिस्फैक्शन। अपने लव को सेटिस्फैक्शन मिल रहा, अच्छा हम उनके हिसाब से चल रहे हैं, मतलब उनको अच्छा लग रहा है। हाँ, उनको अच्छा लग रहा है और उनकी खुशी में हमको खुशी मिल रही है। हमारे बहुत ज्यादा कभी कभार लोग इतना कर देते हैं कि खुद वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं सामने वाले को खुश करते करते। वो एक्चुअल में खुशी न दे रहे हैं न खुश हो रहे हैं, वो प्रेशर है। वो हमारे स्वामी जी, हमारे गुरु बहुत अच्छी बात कहते थे, द जॉय ऑफ सीइंग अदर्स जॉय इज ए बिगर जॉय देन आवर ओन जॉय। अगर हम दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढना शुरू कर दें तो ये प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, कभी डिप्रेशन में जाओगे नहीं। और खुद ही खुश रहने की कोशिश करोगे तो डिप्रेशन में जाओगे। मैं आपको खुश करने के लिए कुछ भी करूं और आपकी खुशी देख करके अगर खुश हो जाऊं कि मैंने इनको खुश किया है तो डिप्रेशन का सवाल ही नहीं है। मैंने आपकी स्माइल देखी, मैंने कुछ ऐसा कहा, आप खिलखिला कर हंसी और उसमें मुझे खुशी मिली, तो डिप्रेशन का स्थान ही नहीं है वहाँ पर। लोग ये नहीं करते हैं, लोग इतना ज़्यादा करते हैं खाली खुशी देने के लिए नहीं करते हैं। एक्चुअली कहीं ना कहीं लोगों की एक्सपेक्टेशन पूरी करने में इतने कर लेते हैं कि अपने आप को खो देते हैं और उनकी खुशी में खुशी नहीं ढूंढते हैं, तब डिप्रेस होते हैं। कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ है, जैसे हम लेट गो की बात कर रहे हैं और मेरा ध्यान उस पे गया जब हम चीज़ें एट अ मोमेंट के लिए सोचते हैं। जैसे हमने खुशी की बात की तो हम एट अ मोमेंट सोच रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट टुडेज जनरेशन, कि हम उस टाइम की खुशी है। और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो फिजिकल रिलेशनशिप्स, वो उस टाइम का मोमेंट देखते हैं या उस टाइम के लिए वो खुश हैं उस पार्टनर के साथ, लेकिन नेक्स्ट डे वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं, वो फीलिंग्स पूरी तरह चेंज हो जाती हैं और आप ऐसे बिहेव करते हो जैसे आप स्ट्रेंजर्स हो। वेरी ट्रू। और ये वाली चीज़ एक चेन बन गई है कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन में, जो कहीं आगे हमें बहुत गंदा इम्पैक्ट देने वाली है। तो इसको हम कैसे सुधार सकते हैं? गिल्ट देगा, वो इतना गिल्ट देगा कि आपको खा जाएगा। बट सदगुरु, बहुत सारे लोग हैं जिनको गिल्ट भी नहीं होता है। बाद में अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आया होगा, बाद में आएगा, कभी ना कभी आएगा। इन दिस लाइफ ओनली, टिल यू आर ए फिजिकल एंटिटी, ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फिजिकल मैटर में एक मोमेंट्री प्लेजर्स चाहिए उसको। अच्छा खा लिया, फिजिकल रिलेशनशिप कर लिया, किसी को प्यार कर लिया फिजिकल मैटर में, उसके बाद में क्या? इट इज़ नॉट परमानेंट। यू हैव टू गो बियॉन्ड फिजिकल मैटर, you have to go beyond physical existence. When you go to a soul existence, हमने जो भी बात की प्यार की, वो सोल टू सोल प्यार है, फिजिकल टू फिजिकल नहीं है। फिजिकल टू फिजिकल में कोई अच्छा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, अट्रैक्शन क्रिएट हो गया, उसके बाद में क्या हो सकता है कि उसके बाद में अट्रैक्शन तो ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, फिजिकल का अट्रैक्शन ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, उम्र भी ढलती है जी, कई चीज़ें होती है, लेकिन सोल में कोई चेंज नहीं होता है। सोल की सुंदरता
एटर्नल है, वैसी रहेगी, वो वैसी रहेगी। तो जो इंसान फिजिकल एग्जिस्टेंस के बियॉन्ड सोल एग्जिस्टेंस तक जाता है, वो कभी भी इस प्रकार की रिलेशनशिप में कोई डाइल्यूशन, फ्रिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्प्रोमाइज, ये चीज़ें उसकी नहीं आती है। उसके सोल टू सोल कनेक्शन रहता है। तो हमारा जो है, हम लोग जो बात करते हैं वो सोल टू सोल कनेक्शन। सो वी शुड गो बियॉन्ड द फिजिकल मैटर। अगर परमानेंट खुशी चाहिए, परमानेंट रिलेशनशिप की बॉन्डिंग चाहिए, हार्मनी चाहिए, तो सोल टू सोल लेवल पर जाना पड़ेगा। बट इन टुडेज जनरेशन कहीं ना कहीं ये ना एक स्टेटस सिंबल हो गया है कि आई हैव दिस मेनी गर्लफ्रेंड्स और दिस मेनी बॉयफ्रेंड्स। तो वो एक नंबर की तरह, एक स्टेटस सिंबल की तरह यूज़ करते हैं कि अगर हम पार्टीज में जा रहे हैं तो हमारे पास कितनी लड़कियां हैं साथ में या कितने लड़के हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट माई ग्रुप ओनली। आई नो बहुत सारे मेरे को हेटरेट मिलने वाला है, बट ठीक है, आई नीड दीज आंसर्स कि ये कब तक चलने वाला है, हम कब तक करेंगे। अगर आप चल रहे हो, कहीं सामने खड्डा है और खड्डे को नहीं देख रहे हो, तो आप गिरोगे ही गिरोगे। तो ये सब गड्ढे हैं, खड्डे हैं, तो आप गिरोगे ही। yes. और ये आपका कॉन्शियस डिसीजन है, तो आपको इनसे दूर होना ही पड़ेगा। अगर आपको एक लॉन्ग लाइफ, एक जॉयफुल लाइफ, एक हार्मोनियस लाइफ चाहिए, तो इन चीज़ों से दूर होना ही पड़ेगा, इन नंबर से दूर होना पड़ेगा जी। आप भेड़ चाल में चलोगे तो आपका नुकसान होगा ही होगा। भेड़ चाल में क्या होता है, एक भेड़ के पीछे सारी भेड़ें चल रही हैं। एक भेड़ अगर पहाड़ से नीचे कूद जाती है ना, सारी कूद जाती है। तो आपको पहाड़ से नीचे कूदना है तो आपको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन आपको पहाड़ से नीचे नहीं कूदना है तो आपको भेड़ चाल से हट करके आपकी अपनी चाल बनानी पड़ेगी। यू हैव टू क्रिएट योर ओन एग्जिस्टेंस। जैसे मैं गुरु माँ को शुरू से, जैसे हमारी शादी हुई तो मैं बहुत एस्पायर करता था बड़ी चीज़ों के लिए। आई वॉज वेरी ग्रोथ ओरिएंटेड। तो गुरु माँ बोलते थे आपको इतना क्या करना है, बट वी यूज्ड टू लिव लाइफ ऑन ए डेली बेसिस एज वेल एज आई वांट टू ग्रो। तो गुरु माँ बोलते थे आप इतना क्यों करते हो। मैं कहता था कि मैं जब मर जाऊं तो एक गली में कुत्ता मरता है वैसा नहीं बनना चाहता हूँ। एक इम्पैक्ट डाल करके। लेकिन इम्पैक्ट भेड़ चाल से नहीं होगी। इम्पैक्ट तो अलग होना पड़ेगा। कुछ अलग सोच रखनी पड़ेगी, कुछ क्रिएटिविटी होनी पड़ेगी, तभी वो एनलाइटनमेंट आएगा। यस। क्राउड में आप अलग दिखो, नॉट फिजिकली, आपके व्यवहार से, आपकी सोच से, आपकी स्माइल से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, नॉट बाय नंबर्स, किसके पास कितनी वेल्थ है, कितनी गर्लफ्रेंड्स है, कितने बॉयफ्रेंड्स है, नॉट बाय ऑल दैट, कितना मेकअप किया हुआ है, कितना अच्छा ड्रेस है, नॉट बाय दैट। व्यवहार इम्पोर्टेंट है। तो व्यवहार की तरफ जो इंसान ध्यान देगा और इन चीज़ों से बचा हुआ रहेगा नंबर से, वो कुछ ना कुछ करेगा। जैसे अभी हमने रिलेशनशिप्स की बात की, अब मनी ओरिएंटेड भी बहुत ज़्यादा जनरेशन है कि हमें सिर्फ पैसा कमाना है एंड वी वांट टू लिव दैट लग्जरियस लाइफ। तो पैसा कितना इम्पोर्टेंट होना चाहिए? मतलब सोल के लिए तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब, ये सारे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सोच को हम कैसे बदलें? पैसा इतना होना चाहिए कि जो आपको एक छत दे सके, आपको खाना दे सके, आपको पहनने के लिए कपड़ा दे सके, कहीं आपको घूमना फिरना हो तो उतना दे सके। दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर, अगर हम ऐसे मानते हैं तो। इसके बियॉन्ड हमारा वो बोनस मान सकते हैं हम, किसके ज़्यादा मिल जाए वो बोनस है वो। सो बोनस भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। इफ़ यू गेट ए बोनस यू कैन एंजॉय इट मोर। जिंदगी उस पैसे के पीछे भागने के लिए नहीं है, जिंदगी जीने के लिए है। आप डेली बेसिस पर जो आपके पास जितना है उसको आप एंजॉय कीजिए। फोकस पैसे पे नहीं, फोकस जीने पे होना चाहिए, फोकस खुशियों पे होना चाहिए। जैसे आज से हम जब शादी हुई हमारी, या 30 साल 40 साल पहले, हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं था, छोटा सा काम था, बट हम बाइक पे घूमते थे, बाइक पे जाते थे दोनों, कहीं भी लेक के पास बैठ जाते थे, चने बटाने खा लेते थे 2 रुपए के, 5 रुपए के। यूज्ड टू एंजॉय दैट। उसके बाद में बहुत बड़ा बिजनेस किया। आई वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट। आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया एसोसिएशंस। आई यूज्ड टू मीट प्राइम मिनिस्टर्स। मेरे पास इम्पोर्टेड गाड़ियाँ थी तो हम इम्पोर्टेड गाड़ियों में घूमने लग गए। बाइक पे जाते थे, बाइक पे घूमने लग गए। फिर जब हमने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़ा और स्पिरिचुअलिटी में आ गए, फिर हम वापस लो आ गए।
हमने मकान बेच दिया, सब बेच दिया, हम आरटीसी बसेस में घूमने लग गए, ऑटो में घूमने लग गए। बट आई कैन टेल यू 40 साल पहले बाइक पे जाते थे, बीच में इंपोर्टेड गाड़ियों में घूमते थे, 5 स्टार होटल्स में स्वेट में रुकते थे, उसके बाद में 200 रुपये के लॉज में रुकने लग गए, आरटीसी बस में घूमने लग गए। हमारी जॉय कांस्टेंट थी क्योंकि यहाँ स्पिरिचुअलिटी मिल गई थी। हाँ, हमारी रिलेशनशिप कांस्टेंट थी, हमारा लव फैक्टर कांस्टेंट था। कभी गुरु माँ ने ब्लेम नहीं किया कि कहाँ से कहाँ आ गए, आप ऐसे कैसे क्यों कर रहे हो, तो वो कभी नहीं कहा। छोटा था तो छोटा, बड़ा था तो बड़ा, छोटा हो गया तो छोटा। ये सोच लानी पड़ेगी, आजकल के यंगस्टर्स में नहीं है। एग्जैक्टली मैं वही बोल रही हूँ, ये जो कांस्टेंट पार्ट की आपने बात की ना, ये नहीं है, ये नहीं है, वो ये आनी मनी चाहिए। फैक्टर्स से कहीं ना कहीं और जज होता है। सब डिप्रेशन में इसके कारण जा रहे हैं, यंगस्टर्स बहुत जा रहे हैं देखा देख में। उसके पास ये गैजेट है, स्टेटस सिंबल। हाँ, ये कंपैरिजन और कंपटीशन, ये जंग है। आयरन को, लोहे को सबसे ज्यादा खतरा किससे है? उसके अपने आप के जंग से, उसके रस्ट से। यस, वो खाता है उसको। तो ये एंजाइटी, फियर, कंपैरिजन, कंपटीशन, ये जंग है हमारे माइंड के लिए। सबसे ज्यादा हमको खतरा इससे है, हमको दूसरे से खतरा नहीं है। हम सोचते हैं कि इससे खतरा है, इससे खतरा है, खुद के हमारे अपने आप की सोच से खतरा है, उससे बचना हमारा चाहिए। माइंड इतना स्ट्रांग है कि हमें वो खुद डिस्ट्रॉय कर सकता है। एग्जैक्टली, वही डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये नेगेटिव फैक्टर्स ही डिस्ट्रॉय कर रही है। इनसे जो आदमी बाहर निकल जाता है, जो स्टेटस की परवाह नहीं करता है, जो नंबर्स की परवाह नहीं करता है, न रिचनेस की परवाह करता है, और लाइफ को एंजॉय करता है ऑन ए डेली बेसिस, येट थिंक्स ऑफ द ग्रोथ एंड क्रिएटिव है, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है, येट रिमेन रिलैक्स्ड, ये इंसान अलग दिखेगा समाज में, भीड़ में ये अलग दिखेगा। मतलब वो फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं हो कि आप हर चीज में स्थिर रहें। एग्जैक्टली, इनर स्टेट आपकी, इनर पीस, इनर ब्लिस वो होनी चाहिए हर सिचुएशन में, कुछ भी हो जाओ चाहे। शायद उससे हमारा डिसीजन मेकिंग भी बहुत अच्छा हो जाएगा। 100%, कोई डाउट ही नहीं है। डिसीजन मेकिंग के लिए माइंड को पीसफुल होना बहुत जरूरी है। वी कैन नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ द रैट रेस। यस, दैट्स ऑल। सदगुरु गुरुमा, अब मैं जाते जाते आपसे एडवाइस लेना चाहूँगी फॉर आवर यंग ऑडियंस कि आप उन्हें एक लाइफ टाइम एडवाइस क्या देना चाहेंगे कि अपने जो लाइफ का पाथ है उसको किस तरह चूज करें और कैसे उस पर चलें। अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का एक फ्लेवर ऐड कीजिए। केक के ऊपर एक आइसिंग होती है, उस आइसिंग से डिपेंड करता है कि केक का टेस्ट कैसा होगा। हाँ। तो पूरा केक स्पिरिचुअल की ज़रूरत नहीं है होने की, एक आइसिंग है। लाइफ आपको जैसी जीनी है जिए, आपको जो करना है कीजिए, एस्पिरेशंस फुलफिल कीजिए। स्पिरिचुअलिटी का एक छोटा सा आइसिंग उसके ऊपर डाल दीजिए, विच मीन्स ए परसेप्शन। ऑलवेज ट्राई टू हैव ए डिवाइन परसेप्शन, एन इवॉल्व्ड परसेप्शन इन एवरीथिंग, in people that people are divine, in situations that they were supposed to come, they came. See a perception that everything is happening based on the divine power, nothing is in your hands, even though you do your effort and purusharth, but एक अच्छा perception which gives you peace all the time, which gives you good sleep, which makes your relationship good, harmony in life. Spiritual perception gives all this, and when you have all this, your life will be more than successful in every sphere of life. Wonderful. Guruma, what do you think? What do you want to say? आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, I feel they are, I can say hats off to them, क्योंकि उनके लिए दुनिया मुट्ठी में आ गई है। एक फ़ोन है, उसमें हर चीज़ अवेलेबल है जो हमको नहीं मिलती थी पहले। हर चीज़ मालूम करना, अरे रास्ता पूछना तो 10 लोगों को पूछना पड़ता था, कुछ करना है और कितने लोगों को पूछ के मुश्किल से कुछ मिलता था, और यहाँ तो आपके हाथ में है दुनिया। बस इतना ही है कि एक डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं ये देखा देख के लिए, या एक लोनलीनेस क्रिएट कर रहे हैं यंगस्टर्स। सब फ़ोन पे ही रहते हैं, कोई से ज़्यादा बात नहीं करना है, पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं, जॉब है या जो भी है। तो दे हैव टू क्रिएट अ फैमिली हार्मनी अगेन। लोगों से बात करना सीखना पड़ेगा, खाली फ़ोन सब कुछ नहीं है, वो टाइम निकालना पड़ेगा। 10 मिनट से शुरू कीजिए। 10 मिनट भी अगर हम फिज़िकली बात करते हैं कोई से,
यू फील रिलैक्स्ड। बेसिकली बहुत अच्छा पॉइंट है कि इमोशंस एक्सचेंज होने चाहिए। फोन से इमोशंस एक्सचेंज नहीं होते, वन साइडेड है। यू फील जॉयफुल, यू मे फील डिप्रेस्ड। वो लोनलीनेस है, सामने वाले से नहीं मिल रहे हैं हमको, फीडबैक नहीं मिल रहा है। फोन जो है वो दे देता है, लेकिन हमको जो चाहिए वो नहीं दे पा रहा है। यस, हमारे इमोशंस को वो एक्सप्रेस शायद हम सीधा सिर्फ इमोजीज लगा के हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपनी फीलिंग्स। और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि इवन आई बिलीव दैट यंगर जनरेशन इज ऑलरेडी स्पिरिचुअल। वो तो बहुत आगे है इन ए वे। इन स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी में क्या है, भेदभाव नहीं करना चाहिए। यस, यंगर जनरेशन अमीर में गरीब में नहीं करती है, अच्छे में बुरे में, गोरे में काले में, एकदम नहीं करती है। रिलीजियस है नहीं है, आजकल सब लव मैरिजेस में सब इंटरकास्ट हो रहे हैं, और उनको रिलीजियस रिचुअल्स में भी इंटरेस्ट नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट गोइंग अबाउट रिलीजन। दे आर ऑलरेडी अबाउट रिलीजन। इट्स वेरी इजी। उनको कर्म कांड के बंधन में नहीं डाल सकते हम जी। हमारे बच्चों को दे आस्क क्वेश्चंस कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे कर रहे हैं, और हम साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। स्पिरिचुअलिटी इज ऑल साइंस, हर चीज का। तो वी बिलीव दैट दिस जनरेशन इज ऑलरेडी स्पिरिचुअल, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल। कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। अनडाउटेडली वी फील यू आर रियली लकी। दे जस्ट रिक्वायर ए लिटिल चैनलाइजिंग, दैट्स ऑल। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। एक स्पिरिचुअल परसेप्शन उनको अगर मिल जाए ना, लाइफ, गुरु माँ कभी भी बोलती है, झिंगा लाला हो जाएगी। ये वर्ड यूज करते हैं। वाओ। तो कुछ नहीं चाहिए। दे आर ऑलरेडी स्पिरिचुअल, दे आर ऑलरेडी इवॉल्व्ड इन मेनी सेंसेस कंपेयर टू द ओल्डर जनरेशन। बहुत इवॉल्व्ड है। गरीब अमीर में कोई भेदभाव नहीं, काले गोरे में भेदभाव नहीं, छोटे बड़े में भेदभाव नहीं। इनको बड़े से भी ये छोटे के जैसे डील करना चाहते हैं। वो बड़ों की प्रॉब्लम है कि वो नहीं चाहते कि हमसे छोटे के जैसे डील करें। दे इक्वालिटी में आ गए। स्पिरिचुअलिटी में इक्वालिटी इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर, मेजर एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। वननेस, इनमें वननेस है। ये सारी की सारी स्पिरिचुअल फैक्टर्स है। सो दे आर ऑलरेडी स्पिरिचुअल। थोड़ा सा इनको अगर चैनलाइज कर देना, दे कैन बी ए जनरेशन विच वुड बी रिमेम्बर्ड फॉर लॉन्ग। और इनको हमारे जैसे ही लोग चैनलाइज कर सकते हैं। हम लोग तो अभी जो आप देख रहे हो ऐसे नहीं रहते। ये तो हमारी मार्केटिंग के लिए है। एक्चुअली हम तो जीन्स, टी शर्ट, कॉफ़ी, रेस्टोरेंट्स, मूवीज़, हम सब जगह रहते हैं। हमारे यंगस्टर्स बहुत हम एंजॉय करते हैं उनके साथ में इंटरेक्ट करना। और हमने जितनों को भी चैनलाइज किया है, they are really shining like stars. और इस पॉडकास्ट के बाद मैं भी बहुत झिंगा लाला फील कर रही हूँ सीरियसली। एंड थैंक यू सो मच सदगुरु, थैंक यू सो मच गुरु माँ। मुझे इतना लाइट फील हो रहा है अभी, एंड मोर ओवर एनलाइटेंड फील हो रहा है कि जो कन्वर्सेशन मैं बहुत टाइम से चाह रही थी कि मुझे जिसके आंसर्स मिले, वो मुझे आज सारे मिल गए हैं। और मेरी ऑडियंस को भी शायद यही लग रहा होगा, होपफुली। और आपको ये पॉडकास्ट कितना झिंगा लाला लगा, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड आप इस पॉडकास्ट को देख के क्या फील करते हैं, आपके क्वेश्चंस क्या हैं, वो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे कि आपकी क्या थिंकिंग है। और जितने टॉपिक्स हमने डिस्कस करे उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। एंड ये ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ताकि एक नया पर्सपेक्टिव उन्हें मिल सके, एक नया नज़रिया मिल सके, जिससे आपकी जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच। ये आपने पॉडकास्ट देखा और स्पीकिंग ट्री को अपना प्यार इतना सारा दिया। अब इस वीडियो पे भी उतना ही प्यार दीजिए और स्पीकिंग ट्री देखते रहिए। थैंक यू सो मच।